हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं गाइस आपकी जुलाई मंथ की विजन आईएएस की मैगजीन आ गई है। तो वेलकम टू ऑल। एंड अब हमारा सारे टॉपिक्स कवर होंगे, ठीक है। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक लेके आए हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, करंट अफेयर्स को अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जिनको बहुत टाइम लगता है विजन आईएएस की मैगजीन्स को कैसे कवर किया जाए, तो उनके लिए समझो वरदान है पीएम पाठशाला की वीडियोस, क्योंकि वो इतने हम क्रक्स में समझाते हैं। प्लस आपको एक एक चीज़ समझ आ जाएगी। दूसरा एमसीक्यू पार्ट होता है यहाँ पर हमारे पास। एमसीक्यू सॉल्व करने से आपको पता चल जाएगा कितने ध्यान से आपने वीडियो को सुना है। अल्टीमेटली इमीडिएट आपको समझ आ जाएगा कि कितना आपको कवर हो गया टॉपिक, ठीक है। तो मेरा यही ध्यान रहता है कि वीडियो सुनो, तुरंत आपका करंट अफेयर प्रिपेयर हो जाए, आपको कुछ और समझने की और दूसरा कुछ और वीडियोस देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। यही प्रयास है हमारा। तो गाइज आज ना हम सबसे पहला टॉपिक, आज पूरा पॉलिटी एंड गवर्नेंस खत्म करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। स्टे ट्यून टू चैनल। चलिए, सबसे पहला टॉपिक है स्पेशल पैकेजेस के बारे में। तो आपको पता होगा रिसेंटली बजट में स्टेट्स के लिए स्पेशल पैकेज दिया गया है। कौन से वो दो स्टेट हैं, बिहार प्लस आंध्र प्रदेश। इन दोनों स्टेट्स को क्या दिया गया है, स्पेशल पैकेजेस दिए गए हैं। अब स्पेशल पैकेजेस क्या हैं, क्या क्या दिया गया है, कैसे दिया गया है, वाई टू दीज टू स्टेट्स, आपको पता ही है। इस बार हमारी कोलिशन गवर्नमेंट आई है, मिलीजुली सरकार आई है बीजेपी के साथ। आपको पता ही है, बिहार की गवर्नमेंट के जो नीतीश कुमार थे, चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने दोनों ने साथ दिया, तो हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है इस बारी। तो अब हम चलते हैं कि स्पेशल पैकेजेस 2024-25 के बजट में अनाउंस इन दोनों स्टेट्स के लिए किया गया है। अब हम देखते हैं कि अनाउंसमेंट हुई क्या क्या है। द वेरी फर्स्ट अनाउंसमेंट इज रिलेटेड टू इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन। आपको पता है ना कि कोसी और मेची इंट्रा स्टेट लिंक भी चल रहा है, और बिहार में कोसी रिवर एक सोरो रिवर की तरह जानी जाती है। अब बताओ, कोसी रिवर बिहार की सौरो क्यों है? अभी हमने ज्योग्राफी कवर की है, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग। जीसी लियोंग हमने पढ़ा है ना। तो आप मुझे बताओ, कोसी रिवर कि क्या ऐसे कारण बन जाते हैं, व्हाट आर द कॉजेज दैट इट बिकम्स सॉरो फॉर द बिहार स्टेट स्पेसिफिकली। ठीक है, तो आप मुझे बताओगे कोसी रिवर के बारे में। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ना फिनेंशियल सपोर्ट दिया गया है 11,500 करोड़ रुपए का, कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक। और बिहार को कुछ और भी स्कीम्स गिफ्ट करी गई हैं। इसी के साथ साथ पूर्वोदय, हम चाहते हैं हमारा ईस्ट वाला जो पार्ट है वो डेवलप कर जाए, तो उसके लिए विकास भी और विरासत भी, यानी प्लान फॉर एंडाउमेंट रिच स्टेट। ईस्टर्न पार्ट जो हमारा बिहार का है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर हम बेसिकली क्या कोशिश कर रहे हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करने की, ताकि विकसित भारत वाला जो सपना है हमारा वो अटेन हो पाए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हमारा जो इस बारी गवर्नमेंट का ध्यान है, ईस्टर्न पार्ट वाले जो स्टेट्स हैं उनको रिच करना है। तो वो कौन कौन से हैं? बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश वाले। तो इनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं। अच्छा, सवाल ये उठता है कौन कौन सी अपडेट है। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, आपको पता ही है। इस एक्ट के तहत ना कुछ अपडेट करा गया है। इस एक्ट को क्या बोला गया है कि फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा 15,000 करोड़ रुपए का। पुलवरम इरिगेशन प्रोजेक्ट है, कंप्लीशन करने में इनको फूड सिक्योरिटी वगैरह मिलेगी। एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी है, पावर, रेलवे, रोड है, कुपार्थी नोड है, ये मिलेगा। विशाखापट्टनम का चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उर्वाकुल नोड है, हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर डेवलप करा जा रहा है। तो आपने देखा, दो बातें नोटिस करी, एक इरिगेशन प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, प्लस एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। दोनों आईपी हैं, ठीक है। अच्छा, स्पेशल पैकेजेस जो स्टेट्स को दिए गए हैं, स्पेशल पैकेज होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल पैकेजेस? इफ गवर्नमेंट इज गिविंग गिफ्ट टू स्टेट्स, बेसिकली कौन से गिफ्ट? तो स्पेशल पैकेज का मतलब है जब स्टेट्स को सपोर्ट दिया जाता है। कोई भी स्टेट जो कि ज्योग्राफिकल सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस से जूझ रहा हो, जैसे बिहार में कोसी रिवर का प्रॉब्लम, आंध्र प्रदेश के अपने, क्योंकि वो एक कोस्टल स्टेट है, उसके अपने कुछ इश्यूज होते हैं। तो इसीलिए जो भी कोई स्टेट ज्योग्राफिकली या सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रहा होता है, तो स्पेशल पैकेज के तहत उसको फिनेंशियल असिस्टेंस प्लस अदर बेनिफिट्स गिफ्ट
किए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ये प्रोविजन है स्पेशल पैकेजेस का? कॉन्स्टिट्यूशन ने इस प्रोविजन को कि भाई कुछ स्पेसिफिक स्टेट है उनके कुछ अलग से इशू हैं क्योंकि वो एक स्पेशल स्टेटस है उनका, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस बनाए हैं दैट कम्स अंडर आर्टिकल 371 के ए से लेकर एच तक। ऐसे ही स्टेट्स के बारे में स्पेशल असिस्टेंस देने की बात कही गई है। ऑन द कंट्रेरी स्पेशल पैकेजेस प्योरली डिस्क्रिशनरी है, गवर्नमेंट बाध्य नहीं है देने को। गवर्नमेंट की अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ यार दिस स्टेट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड दीज थिंग्स, सभी मिलेगा, मतलब नीड बेस्ड है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। प्योरली डिस्क्रिशनरी में ये भी मतलब नहीं गवर्नमेंट अपने हिसाब से कुछ करती रहे, ये देखा जाता है कि इस पर्टिकुलर स्टेट की ज़रूरतें क्या हैं, क्या ऐसी ज़रूरत है कि स्पेशल असिस्टेंस दी जाए, क्या ऐसी ज़रूरत है कि स्पेशल पैकेज दिया जाए। बट द नीड इज नॉट द प्रॉक्सिमेट रीजन, ये भी ध्यान रखना, नीड भी प्रॉक्सिमेट रीजन नहीं हो सकती पूरी तरह से। एडिशनली हमारे आर्टिकल 282 में, प्लीज गाइज रिमेमराइज दीज आर्टिकल्स आर ओनली कम इन योर पेपर। तो आर्टिकल 282 विच फॉल्स अंडर मिसलेनियस फाइनेंशियल प्रोविजंस, यानी हमारी डिस्क्रिशनरी ग्रांट होती है कि अगर कुछ फाइनेंशियल प्रोविजंस मिक्स कुछ करके दिया जा सके, जैसे हमने अभी आंध्रा और बिहार को दिया है तो वो हम दे सकते हैं। तो आर्टिकल 282 क्या करता है, बेसिकली सेंटर और स्टेट को एम्पावर करता है कि ग्रांट दो, आप कोई पब्लिक पर्पस के लिए ग्रांट दो, और इवन इफ इट इज नॉट विद इन देयर रिस्पेक्टिव लीगल लेजिस्लेटिव कंपिटेंस फिर भी दी जाए, क्योंकि ये सेंटर और स्टेट से समझ रहा है कि यहाँ पर देनी चाहिए। अब स्पेशल पैकेज की जो स्टेट्स की जरूरतें हैं, नीड फॉर गिविंग, देखो ये भी तो जरूरी है ना, हम ये भी तो समझें कि ऐसे थोड़ा ना आप मुंह उठाया और आपने फाइनेंशियल असिस्टेंस देने लग गए। पैसा जब दिया जाता है, आपके पेरेंट्स भी आपको पैसा कब देते हैं? जो पेरेंट्स इस मामले में बड़े समझदार किस्म के होते हैं ना, कि बच्चे को बिगड़ने नहीं देना, क्योंकि जो आपकी एज है, मान लो आप दिल्ली तैयारी करने आए हो या किसी और कैपिटल सिटी में बैठ के कुछ और जॉब्स कर रहे हो, वहां बैठ के कोई तैयारी कर रहे हो, तो पेरेंट्स का रहता है कि चलो अभी इसकी सैलरी कम है या अभी ये बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो चलो हम इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देते हैं एज ही रिक्वायर्स, तो वो एक लिमिटेड अमाउंट आपको एक दे देते हैं। अगर वो देने लग जाएं खूब सारा पैसा तो फिर आपका भी मन करेगा कि फ्रीडम भी है, पैसा भी है, व्हाई नॉट टू एंजॉय, है ना, मन में आई जाता है। तो स्टेट्स को देखा जाता है कि नीड क्या है स्पेशल पैकेजेस देने की। तो पहली नीड होती है, क्योंकि देखो फाइनेंशियल शॉक लगाओ, मान लो फाइनेंशियल शॉक लगा हो, फिस्कल शॉक लगा हो स्टेट को, तो उसको ऑफसेट करने के लिए रेवेन्यू ग्रांट, जैसे हमने आंध्र प्रदेश के बाइफरकेशन के बाद हमें रेवेन्यू ग्रांट देनी पड़ी क्योंकि वहां की जरूरत थी, बाइफरकेट हुआ था स्टेट, है ना, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में डिवीजन हुआ था तब करना पड़ा हमें। फिर अगर ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़े, मान लो आप जानते ही हो तमिलनाडु में साइक्लोन वगैरह आते रहते हैं, तो सेंटर ने कुछ फंड रिलीज करा ताकि रिलीफ मिल पाए, कोई रिसोर्सेज को चैनलाइज करना हो पुअरर रीजन्स में तो भी ज़रूरत है, ह्यूमन डेवलपमेंट करना हो, जैसे आज बिहार गवर्नमेंट में एस्टिमेटेड था 2.5 लाख करोड़ रुपए दिए जाएं ताकि वेलफेयर हो पाए वहाँ का। या बहुत ज़्यादा कोई स्टेट है, सेवरल स्टेट्स है, बहुत रेवेन्यू डेफिसिट में कंटिन्यू रहते हैं, तो भी आपको मदद उनकी करनी पड़ती है। मैंने रेवेन्यू डेफिसिट आपको इकोनॉमी के सेक्शन में पढ़ाया हुआ है इस बारी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए रेवेन्यू डेफिसिट किसे कहते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेवेन्यू डेफिसिट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए आगे अब हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे इम्प्लीकेशंस हैं जब किसी भी स्टेट को स्पेशल पैकेज दिया जाता है तो उसका क्या असर होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए, ये भी हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि तो इसके लिए क्या बोला गया है, इसके लिए बोला गया है सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन होता है फिस्कल प्रूडेंस, यानी जब आप किसी स्पेशल पैकेज को किसी स्टेट को देते हो तो सेंटर का फिस्कल बर्डन बढ़ जाता है, एंड ऑल्सो ऑन अदर स्टेट्स, क्योंकि फिर दूसरे स्टेट्स को हो सकता है हम कम दें क्योंकि पैसा तो लिमिटेड ही है, रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है ना, तो फिस्कल प्रूडेंस पे एक सवाल आ जाता है। दूसरा इशू होता है, इम्प्लीकेशन जो पड़ता है, असर जो पड़ता है स्पेशल पैकेज स्टेट्स को देने का, वो है गवर्नेंस का इशू। गवर्नेंस का इशू कैसे? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन स्पेशल पैकेज का किस पे डिपेंड करता है? स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी पर, कि अगर मान लो वहां बहुत ज्यादा स्टेट में
मिसमैनेजमेंट है, फंड्स की लीकेज है, ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, अंडर यूटिलाइजेशन है, एडिशनल रिसोर्सेज की यूटिलिटी को समझा ही नहीं जा रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, योर पेरेंट्स आर गिविंग यू इनफ फंड्स कि आप दिल्ली या किसी कैपिटल सिटी में जहां भी पढ़ाई कर रहे हो वहां आराम से रह पाओ, ठीक है। आप क्या करते हो, उस पैसे का गलत इस्तेमाल करते हो, सिगरेट्स पीना शुरू कर देते हो, नशे की चीज़ों का शुरू कर देते हो, क्लब वगैरह ज्वाइन कर लेते हो, गर्लफ्रेंड्स को डेट्स कराने लग जाते हो, तो आपका जो पैसा है, जो पढ़ाई में जाना चाहिए था, जो आपके न्यूट्रिशंस में जाना चाहिए था, जो आपके और आपकी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए जाना चाहिए था, वो सारा पैसा आपने डाइवर्ट कर दिया इधर-उधर। तो ऐसा ही अगर हो जाएगा तो फिर पैसे देने का क्या फ़ायदा? वो स्पेशल असिस्टेंस देने का स्टेट्स को क्या फ़ायदा? उसके बाद डिपेंडेंसी, शॉर्ट टर्म गेन्स फ्रॉम स्पेशल पैकेजेस से डिस्करेज क्या होता है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। लॉन्ग टर्म सेल्फ रिलायंट की ग्रोथ पर भी सवाल उठ जाता है। अब पता है स्पेशल स्टेट्स को लगता होगा कि भाई हमें तो पता ही है, हमें तो ग्रांट मिल ही जाएगी, हम क्यों इतना मेहनत करें, हम क्यों कुछ डेवलप करें। तो अल्टीमेटली आप क्या बन जाओगे, डिपेंडेंट बन जाओगे। ट्वेल्थ फेल मूवी देखी है आपने? मनोज के साथ जो उसको लेकर आता है, मनोज को, ठीक है, दिल्ली मुखर्जी नगर में, वो यार ओल्ड राजेंद्र नगर में, वो क्या करता है, उसके पेरेंट्स की तरफ से बहुत पैसा आ रहा है, ठीक है। अब आप सोच लो, उसका एग्जाम्पल बिल्कुल फिट बैठ रहा है यहाँ पर। स्पेशल असिस्टेंस मिल रही है कि नहीं मिल रही है, लेकिन कहाँ जा रहा है पैसा, नशों में जा रहा है। कोई डिपेंडेंट हुई, कोई कुछ रियलाइजेशन होता ही नहीं था उसको, 4 अटेम्प्ट ऐसे ही निकल गए। तो बात समझो। उसके बाद फेडरल इश्यूज, अनइक्वल और पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिस्ट्रीब्यूशन जो स्पेशल पैकेजेस का है, इससे भी रिलेशनशिप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के स्ट्रेन होते हैं। फर्दर स्टेट्स नॉट रिसीविंग स्पेशल पैकेजेस नेग्लेक्टेड फील कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंटर स्टेट और सेंटर स्टेट के कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं। सोशल अनरेस्ट की भी कहानी है। कह रहा देखो, परसेप्शन होता है अनइवन और अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो बेनिफिट्स का है, इससे सोशल अनरेस्ट भी हो सकता है। डिफरेंट कम्युनिटीज को डिससेटिस्फेक्शन भी फील हो सकता है, तो सोशल अनरेस्ट भी है। अब क्या किया जाए ऐसा कि एक क्लियर कट, एक बैलेंस चीज चली जाए, तो उसके लिए कहा जा रहा है फ्रेमवर्क पे वर्क किया जाए। मतलब एक क्लियर कट और एक ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क तैयार करा जाए स्पेशल पैकेजेस के एलोकेशन के लिए। एक मेजरेबल क्राइटेरिया हो कि पॉवर्टी का क्या लेवल है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट का क्या लेवल है, डिजास्टर का इम्पैक्ट क्या है, पॉलिटिकल लॉबिंग के इन्फ्लुएंस को कैसे रिड्यूस करना है, तो वो फ्रेमवर्क ऐसा तैयार करना है। सेकेंड चीज आपकी आती है कस्टमाइज डेवलपमेंट प्लान्स, यानी हर स्टेट के देखो एक जैसा डेवलपमेंट नहीं कर सकते आप, एक जैसा गोल नहीं बना सकते आप। देखो, आप अपने फ्रेंड्स में ही देखो, आपका पढ़ने का टाइम हो सकता है अलग हो, उसका अलग हो, उसकी हीटिंग हैबिट अलग हो, आपकी अलग हो। आप एक जैसा कभी भी टाइम टेबल अपना नहीं बना सकते उसके जैसा देख के। इसीलिए जब आप किसी टॉपर को भी सुनो ना, तो उसका टाइम टेबल फॉलो करने की गुस्ताखी मत कर देना। टाइम टेबल अपने नीड्स के अकॉर्डिंग अपना हमें बनाना चाहिए। तो कह रहा है कि जैसा स्टेट की स्पेसिफिक नीड है, उस हिसाब से हमें एक कस्टमाइज डेवलपमेंट प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट को देखते हुए बनाना चाहिए। नेक्स्ट है पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल। यानी आप क्या करो, प्राइवेट सेक्टर को भी बुलाओ, एडिशनल फंडिंग अगर मोबिलाइज करनी हो, एक्सपर्टीज आप प्राइवेट सेक्टर से ले सकते हो, ताकि आपका सेंटर का फिस्कल बर्डन रिड्यूस हो। टेक द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर। मॉनिटरिंग की बात है, कह रहे आप ना स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करो, इवेलुएट करो मैकेनिज्म्स को कि स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव एफिकेसी को कैसे अच्छा किया जाए। ऐसा हो कि जो स्टेट का रेवेन्यू है, सेंट्रल ग्रांट है, उसका अच्छा यूटिलाइजेशन हो। तो मेरा चैलेंजेस ही मेरा सोल्यूशन भी है, जहां जहां चैलेंज है उसको मैं ठीक कर दूं। फिर डिसेंट्रलाइजेशन की बात है, तो बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर फिस्कल ऑटोनॉमी, क्या करना है, फिस्कल ऑटोनॉमी बढ़ानी है। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी मेरी ऐसी हो कि लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग वो काम किया जाए। क्या एग्जाम्पल के तौर पर 14th जब फिनेंस कमीशन बैठा ना, उसने एक बहुत अच्छी रिकमेंडेशन स्टेट को बोली। कहा कि सेंटर ना स्कीम्स को भी इंटरवीन करे। कैसे करे, वेयर देर आर लार्ज एक्सटर्नलिटीज, नेशनल प्रायोरिटीज इन्वॉल्व है, तो वहां पर वो उस हिसाब से स्कीम्स को तैयार करें। बात समझ रहे हो? तो फिनेंस कमीशन की रिपोर्ट भी, जब भी आप इस तरह का आंसर लिख रहे हो, प्लीज कोट इट।
ठीक है। ऐसे देखो, ऐसे ही आपके लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स होती हैं, फिनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स होती हैं। इन रिपोर्ट्स को भी कोट करना सीख लो, ताकि आपके मेंस के आंसर्स भी और ज़्यादा क्वालिटेटिव नेचर के हो जाएं। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की ओर, जिसका नाम है ऑडिटिंग ऑफ लोकल बॉडीज। रिसेंटली क्या हुआ, इंटरनेशनल जो सेंटर था फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस, ये राजकोट गुजरात में इनॉग्रेट किया गया। अब सवाल ये आता है कि लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट क्या है। लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट 1880 में 1880 में पहली बार क्रिएट करा गया, ताकि जो म्यूनिसिपैलिटी है या दूसरी कोई लोकल बॉडी है, जो आपके फिनेंस डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिसर्स बैठे हैं, वो क्या करते हैं, जाके पूरा एग्जामिन करते हैं लोकल फिनेंस अकाउंट्स को। बात समझ रहे हो? वहां पर पैसे का लेन देन कैसे हो रहा है, वहां फंड कितने यूटिलाइज किए जा रहे हैं, कितने अंडर यूटिलाइज हैं, वो सारा काम लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट देखता है। तो रिसेंटली इसीलिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट गवर्नेंस ऑफ लोकल गवर्नेंस राजकोट गुजरात में इनॉग्रेट करा गया है। अब ये प्रीलिम्स में आपका क्वेश्चन आ सकता है, फैक्ट है, यू शुड अवेयर अबाउट इट, है ना? तो इसका पता होना चाहिए आपको। अच्छा, अब क्या है, हम पढ़ते हैं आगे की बात। यार, हम ऐसी पहली कंट्री है जिसने ग्लोबल स्टैंडर्ड को देखते हुए लोकल गवर्नेंस बॉडी को ऑडिट करा है। दिस इज अगेन अ वेरी गुड फैक्ट फॉर यू गाइस, प्लीज रिवाइज इट। फिर कहता है ICAL, यानी बोले तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस, एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है पॉलिसी मेकर्स के लिए, ऑडिटर्स के लिए, ताकि वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सर्व करते चलें और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑडिटर्स की बढ़ती चली जाए। यानी कि क्या ऐसा कर दिया है कि जो भी वहां पर पॉलिसी बना रहा है, ऑडिट करने वाला जो ऑडिट कर रहा है, वो अपनी पूरी एक्सीलेंस के साथ काम करेगा, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप ना इससे ना लोकल गवर्नमेंट के ऑडिटर्स की इंडिपेंडेंस भी बढ़ा रहे हो। इससे उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी होगी, लोकल लेवल पर सर्विस डिलीवरी अच्छी होगी उनकी। समझ रहे हो? लोकल जो लेवल पर, जो ग्रास रूट लेवल पर लोग हैं, उसमें नॉलेज सेंटर, थिंक टैंक वगैरह अच्छा काम करेगा, तो ये भी एक अच्छा काम हो जाएगा। फिर ये कह रहा है, इस तरह की लोकल बॉडी की भारत जैसे देश में क्यों जरूरत है। तो सबसे बड़ा कारण है उसका कि हमें पता है कि हमारे देश में 2.5 लाख पंचायत हैं, 8,000 अर्बन लोकल बॉडीज हैं, एक्सचेंज नॉलेज है, जिसको हम चाहते हैं कि कोलैबोरेशन के साथ ये काम करें, इसलिए हमें ऐसी बॉडी चाहिए। फिर हम ये भी चाहते हैं कि हमारे देश में जो ऑडिट इंस्टीट्यूशंस हो, वो ग्लोबल प्रैक्टिसेस को अलाइन करते हुए काम करें, ताकि हमारा और अच्छा होता जाए, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे हम काम करें। फिर तीसरी निगाह हमारी 2030 के SDG गोल को भी फुलफिल करने में है। चौथी बात है कि हम चाहते हैं कि हमारे कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो, इंगेजमेंट हो, और हम ग्लोबल चैलेंजेस को उन माध्यमों से पूरा कर पाए। फिर हम ना चाहते हैं कि हमारा जो लोकल बॉडीज में फंड इनएफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज होता है, ठीक से ऑडिट ना होने की वजह से, RBI चाहता है कि उनको भी ठीक से यूटिलाइज करा जा सके। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसी एक बॉडी तैयार हो। ठीक है। अब हमारे देश में लोकल सेल्फ गवर्नेंस और ऑडिट का सारा कॉन्स्टिट्यूशनली कहाँ लिखा हुआ है? एज वी आर रीडिंग पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो हमें पता होना चाहिए। तो कह रहा है, पहली बात यहाँ पर है, जो 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में हुआ, इसने क्या किया, पार्ट 9th यानी 11th शेड्यूल और 9th 8 12th शेड्यूल में इसको क्या किया गया, ध्यान रखना, ये पेपर में आता है। 73rd जो है ना, एडिट करा गया है, वो पार्ट 9th 11th शेड्यूल में है। 9th वाला अर्बन लोकल बॉडीज 12th शेड्यूल में है। इसमें सारे के सारे लोकल सेल्फ गवर्नेंस के प्रोविजंस को लिखा गया है। इसने मैंडेट करा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो पंचायत में हो, मतलब विलेज लेवल पर हो, ब्लॉक लेवल पर हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पंचायत हो, शहरों में नगर पंचायत, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह के साथ म्युनिसिपैलिटी काम करे। 2020 में क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन करा डेवलप, क्योंकि कोविड का दौर था,
तो ऑनलाइन ऑडिट की बात आई, इससे इनका और भी ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे ताकि काम बढ़े। तो आपको जान के खुशी होगी, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज 2023 ने हमें अवार्ड भी दिया था एट इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जिनेवा की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को इसका अवार्ड भी दिया गया था। अब ऐसे क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं लोकल बॉडीज के लिए? बिल्कुल है। आर्टिकल 243 का जो जी वाला क्लॉज है वो कहता है कि लोकल बॉडीज की तरफ पावर को डिवॉल्यूट किया जाए। 243 जे में ये चाहते हैं कि हमारा पंचायत अच्छे से मेंटेन करे अकाउंट्स को। 243 जेड में हम चाहते हैं कि हमारा म्यूनिसिपैलिटी अच्छे से अकाउंट्स को मेंटेन और ऑडिट करे। तो करंट ऑडिटिंग मैकेनिज्म लोकल बॉडीज का क्या है, यहाँ पर वो बात आ रही है। कह रहा जो कैग है वो जब लोकल बॉडीज के फ्लो को पूरा ऑडिट करता है, यानी उसकी ड्यूटीज को, पावर को, कंडीशन ऑफ सर्विसेज को, तो कैग एक्सरसाइज करता है पूरा कंट्रोल, पूरा सुपरविजन, पूरा मेंटेनेंस की बात करता है। तो कैग का काम ही यही है। क्योंकि अब आप मुझे बताओ, क्या कैग किस तरह की बॉडी है और कैग किसके अंडर, आर्टिकल के अंदर आता है? अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो किसके अंडर, किस आर्टिकल के अंडर आती है? अब ये कह रहा है इट इज डन थ्रू एग्जामिनर ऑफ लोकल फंड अकाउंट के थ्रू ये किया जाता है ना। टेक्निकल गाइडेंस एंड सुपरविजन कैग को प्रोवाइड किया जाता है, तो मतलब टेक्निकल असिस्टेंस के साथ कैग इसको चेक करता है। अब ये देखने की जरूरत है कि लोकल बॉडीज में ऑडिट करना क्यों जरूरी होता है। देखो, इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। मतलब हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑडिट है ना, सेफ गार्ड हो, पब्लिक फंड जो हो हमारा, वो सेफ गार्ड करने के लिए कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई भ्रष्टाचार ना हो जाए, कोई ऐसा मिसमैनेजमेंट ना हो जाए, कोई गलत एक्सपेंडिचर ना हो, कोई गलत खर्चा ना हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि लोकल बॉडीज में अकाउंटेबिलिटी तो हो, ऑडिट तो अच्छे से होना चाहिए। फिर ये कह रहा है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए भी हम चाहते हैं। कह रहा है देखो, ऑडिट ना एक क्रिटिकल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टूल है लोकल बॉडीज का, एग्जामिन करने के लिए ऑपरेशंस को, उसके रिजल्ट्स को कंपेयर करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए। तीसरी चीज़ है सर्विस डिलीवरी। ऑडिट रिपोर्ट की फाइंडिंग्स, रिकमेंडेशंस, ये सारा का सारा सर्विस डिलीवरी हो भी रही है, लोगों तक पहुंच भी पा रही है सुविधाएं, उसके लिए सर्विस डिलीवरी भी चेक हो जाती है। फिर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन पे बिलीव करने वाली कंट्री है हमारी। ऑडिटिंग एक्टिविटी से काम ये होगा कि ना जो हमारे देश के नागरिक हैं उनका एंगेजमेंट बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जो सोशल ऑडिट हुआ मिड डे मील स्कीम का, तो उससे क्या हुआ? लोगों की एंगेजमेंट बढ़ती चली गई, पब्लिक का ट्रस्ट इससे और मजबूत होता है, लोगों को विश्वास होता है कि भाई बिल्कुल इंटीग्रिटी से, अकाउंटेबिलिटी के साथ यहाँ काम हुआ है। डिसेंट्रलाइजेशन पे विश्वास किया जाता है। तो ऑब्जर्वेशन, स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन फंड, ये सारी चीज़ों को, बहुत डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यही होता है कि अगर नीचे तक जाके ऑब्जर्वेशन होगी और ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट होगी तो वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो डिसेंट्रलाइजेशन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट से बहुत सारे फायदे यहाँ पर लिखाए गए हैं। पार्टिसिपेशन होता है। बैक टू विलेज प्रोग्राम में क्या था? पंचायत और डायरेक्ट बात करे डेवलपमेंट एफर्ट्स में, बिल्कुल कम्युनिटी से पूछ के काम करे, बातचीत करके करे, उनको भी समझाए, ट्रेन करे, टेलर्ड सोल्यूशन निकाला जाए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इससे बढ़ता है, डेवलपमेंट होती है। कह रहा एग्जाम्पल के तौर पर 2022 दिसंबर तक 5.17 करोड़ से एसेट से ज्यादा कंस्ट्रक्ट किए गए। इक्विटी आती है हेल्थ केयर में, वाटर मैनेजमेंट अच्छा होता है। अब हम बढ़ते हैं कि कौन कौन से इश्यूज एसोसिएटेड हैं लोकल बॉडीज के ऑडिट से रिलेटेड। गाइस जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी टेक अ ड्रिंक ऑफ वाटर। अब सबसे पहला देखो इसका असर क्या पड़ता है, पुअर रिकॉर्ड कीपिंग। इसका असर सबसे पहले क्या पड़ा? पुअर रिकॉर्ड कीपिंग। देखो बहुत सारी जो लोकल बॉडीज है ना, वो क्या करती थी, ऑडिट होता नहीं था तो फिनेंशियल रिकॉर्ड को आधा लिखती थी, आधा नहीं लिख छोड़ देती थी। यूनिफॉर्म ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नहीं थे, हर स्टेट में, हर लोकल बॉडी में अलग स्टैंडर्ड है, ये प्रॉब्लम। फिर दूसरी समस्या क्या थी? स्किल्ड पर्सनल नहीं था कोई भी, लोकल बॉडीज के पास कोई भी क्वालिफाइड ऑडिटर आता ही नहीं था, तो वो सारे उल्टे सीधे काम होते थे। ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शन थी, डिवीजन होता था ऑडिटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग काम, कोई क्या कर रहा है, कोई लोकल गवर्नमेंट का ऑडिटर कर रहा है, कोई डिपार्टमेंट का कर रहा है, सारा मिसमैच हो जाता था।
फिर आउटडेटेड प्रोसीजर हो गए थे, फॉर्मेट प्रोसीजर सारे पुराने हो गए थे हमारे, इसलिए भी बहुत ज़रूरत पड़ी हमें कि भैया नया बनाओ। फिर अवेयरनेस नहीं थी, जनरल पब्लिक को पता ही नहीं होता था ऑडिट प्रोसेसेस नाम की चिड़िया क्या होती है, इससे क्या होता है, इससे क्या फ़ायदे हैं। तो इसीलिए हमने क्या करा है, सेकंड एआरसी रिकमेंडेशन को मानते हुए हमने क्या रिकमेंडेशन मानी हमने कि ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या जो फॉर्मेट है पंचायत का, वो इस तरह से प्रिपेयर हो कि एक तो वो सिंपल हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो और सभी उस पर रिप्रेजेंटेड, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उसको रिप्रेजेंट कर पाए। तो यहीं से फिर शुरू हुआ, इंडिपेंडेंस हुई डीएलएफए की। ठीक है, नए नए टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम्स आए टेक्निकल तरीके से ताकि काम हो सके। हेड ऑफ दिस बॉडी शुड बी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, ऑडिट के कैग के पैनल अप्रूव करेगा उसको। ठीक है, तो लेजिस्लेचर में भी लोकल बॉडीज की ऑडिट रिपोर्ट को रखा जाएगा, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन बाहर आएंगी इससे। तो हर स्टेट में क्या होगा, लोकल बॉडीज अपनी एडुकुएट कैपेसिटी के साथ काम कर पाए, अपना जिसका जो काम है वो कर पाए ठीक ढंग से। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, बिकॉज राइट नाउ वी वांट एवरीवन टू बी डेवलप। विकसित भारत के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा हर जो सेक्शन है ना सोसाइटी का, ग्रास रूट तक डेवलप करे। तो उसके लिए हमारी लोकल बॉडीज, देखो महात्मा गांधी जी एक बड़ी अच्छा कोटेशन करते थे लोकल बॉडीज की। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ वो क्या थी, वो आपके ना एथिक्स के आंसर्स में भी बड़ी काम आती है। तो आप मुझे बताओ कि वो एक बात कहते थे लोकल बॉडीज के लिए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब सीबीआई का फुल फॉर्म तो पता ही है आपको, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। रिसेंटली एक्चुअली ये न्यूज में क्यों आई ये जानते हैं हम। देखो, सुप्रीम कोर्ट जो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और ना यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस आया, जिसमें बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने जो सूट किया है यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ओवर रजिस्ट्रेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस जो भी सीबीआई द्वारा आए हैं, रिवोकेट किए जाएंगे। जनरल कंसेंट जो 2018 में मिला गया था उसको रिवोकेशन मिलेगा। अब देखो, आपको ना वोकेबलरी भी अच्छी हो जाएगी आपकी चैनल पे रहते रहते, क्योंकि वोकेबलरी भी मैं बताती हूँ। रिवोकेशन का मतलब होता है ऑफिशियल वे ऑफ कैंसिलिंग समथिंग। कोई डिसीजन जो लिया गया था उसको ऑफिशियली अभी कैंसिल करना है। अब क्या हुआ है, पूरी बात मुद्दा समझो। सूट जब किया गया था, आर्टिकल 131 जो अंडर है वो क्या कहता है कि स्टेट एक्यूज द यूनियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच एंड वायलेशन ऑफ फेडरलिज्म बाय यूनिलेटरली एम्प्लॉइंग सीबीआई विदाउट स्टेट्स प्रायर कंसेंट। 131 आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। सबसे पहली बात, जब भी कोई सेंटर और स्टेट के बीच में दिक्कत आएगी, सुप्रीम कोर्ट अपना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वहां पर एक्सरसाइज करेगा। अब क्या हुआ था, देखो, जब भी स्टेट को लगे ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को भी ना मानते हुए अपनी चला रही है, मनमानी कर रही है और फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को वायलेट कर रही है, तब जगह से वायलेट कैसे करा, एम्प्लॉय कर दिया आपने सीबीआई, यूनिलेटरली सीबीआई को एम्प्लॉय कर दिया बिना स्टेट की कंसेंट लिए। तो ऐसे में माना जाता है आर्टिकल 131 लगा के सुप्रीम कोर्ट ने अपने आगे बात करेगा। अब क्या हुआ है समझते हैं। देखो, सीबीआई जो है ना 1963 में स्टैब्लिश की गई थी। कैसे, रिकमेंडेशन आई थी संथानाम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962 से 64। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस इसमें काम करती है। याद रखना, सीबीआई एक तरह की नॉन स्टेचुटरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये कैसे गवर्न होती है, बाय द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पॉलिटिकल एजेंसी है, पुलिस एजेंसी है सॉरी, जो कि क्या करती है, इंटरपोल मेंबर कंट्री। आपने इंटरपोल के बारे में सुना है, मैं आपको बताती हूँ इंटरपोल क्या होता है, क्योंकि देखो आपको पता होना चाहिए कि इंटरपोल क्या है। इंटरपोल एक तरह का इंटरनेशनल लेवल पे जाके, आप जब इंटरपोल का ना एक फुल फॉर्म है, ऐसे मत समझना, एक ना इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एक तो ये। इसका फुल फॉर्म ये है द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम आम भाषा में बोल देते हैं इंटरपोल। ठीक है, ये करता क्या है ये पता होना चाहिए आपको। तो ये करता क्या है, ये एक तरह से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड, ये पुलिस को ना कोऑपरेट करती है, क्राइम कंट्रोल में हेल्प करती है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल होता है। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट, मैंने बोला इसका हेडक्वार्टर्स लियोन फ्रांस के अंदर है।
ठीक है, तो ये सीबीआई को भी डायरेक्ट करता है, सीबीआई को भी बहुत कुछ बताता रहता है। इसका मोटो जो सीबीआई का है ना वो क्या है? इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। आई 3 इसका मोटो है, कई बार पेपर में पूछा गया है, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। देखो सीबीआई का काम क्या है? पब्लिक लाइफ में किसी भी करप्शन को रोकना, इकोनॉमिक या वायलेंट क्राइम्स को रोकना, साइबर या कोई हाई टेक्नोलॉजी क्राइम हुआ है उसमें प्रोसिक्यूशन या कुछ ऐसी जरूरत पड़ी है तो वो करना। अब यहाँ बैठता कौन है सीबीआई में? तो यहाँ पर हेड जो करता है इसको डायरेक्टर करता है। वो स्पेशल डायरेक्टर होता है या एडिशनल डायरेक्टर होता है, जॉइंट डायरेक्टर्स होते हैं, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल्स होते हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, दूसरे और दूसरे रैंक्स के पुलिस पर्सनल्स होते हैं। 2021 में प्रेसिडेंट ने दो ऑर्डिनेंसेस को प्रोमुलगेट करा ताकि वो अपना टेन्योर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सीबीआई एक्सटेंड कर पाए, ईडी अप टू 5 years जो एक्सटेंड कर पाए फ्रॉम फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 2 years। टाइप ऑफ केसेस जो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करता है वो कैसे केसेस को करता है? एंटी करप्शन से रिलेटेड, कोई इकोनॉमिक ऑफेंस हो, कोई स्पेशल क्राइम हो, कोई स्योमोटो हो, ठीक है, इस तरह के क्राइम्स को सीबीआई जो है वो देखता है। कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना हो, कोई आपने धांधलेबाजी पैसों की करी है, कोई अलग तरह का क्राइम करा है तो उसमें करता है। अब सीबीआई कंसेंट कैसे लेना होता है स्टेट से? देखो जनरल में सीबीआई को कोई फ्रेश परमिशन हर बारी नहीं लेनी होती है, ध्यान रखना। लेकिन जो सेक्शन 6 है ना डीपीएससी एक्ट का, वो कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट सीबीआई ऑफिसर को कंसेंट दे भी सकती है और डिनाई भी कर सकती है। तो अपार्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल, पंजाब, अदर स्टेट लाइक पंजाब, तेलंगाना हैव विड्रॉन देयर जनरल कंसेंट, इन तीनों स्टेटों ने हटा रखा है। स्पेसिफिकली देखा जाए तो सीबीआई वुड हैव टू अप्लाई द स्टेट गवर्नमेंट इन एवरी केस में, इनको बात करनी पड़ेगी। अब इम्पॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट सीबीआई से रिलेटेड कहाँ कहाँ आई है वो देख लेते हैं। देखो कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 में क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट शेल अपॉइंट सीबीआई डायरेक्टर। सबसे पहली बात ध्यान रखना, 2019 में केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सीबीआई डायरेक्टर को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बुला के अपॉइंट करेगा सीबीआई का डायरेक्टर। फिर सीबीआई वर्सेस डॉक्टर आर किशोर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करा 2014 के जजमेंट को देखते हुए कि सीबीआई अनदर केस डिक्लेयर इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अगर सेक्शन ए लगा रखा है तो, और इसके रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट पड़ेंगे। सेक्शन 6 इज हेल्ड इज नॉट इट बीन फोर्स राइट फ्रॉम डेट ऑफ द इंसर्शन। ध्यान रखना, वो डेट ऑफ इंसर्शन से नहीं लगाया गया था, बाद में इसको कराया गया है। फिर एक है सीपीआई और सीबीआई वर्सेस संजीव चतुर्वेदी का केस, ऐसे ही विनीत नारायण का केस था। इन सभी केसेस में जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट सीबीआई से रिलेटेड दी गई है अलग अलग, ठीक है। जैसे यहाँ पर कॉमनली कॉल इसको जैन हवाला केस कहते हैं, ऐसे स्ट्रक डाउन कर दिया 1969 में ना, कंसोलिडेटेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दी थी इशूज टू द सीबीआई में वेरियस मिनिस्ट्रीज, वो सारी चीजें इसमें लिख कर दी गई थी। अब देखो कॉमन कंसर्न्स जो होते हैं सीबीआई से रिलेटेड वो क्या क्या है? सबसे बड़ा जो कंसर्न सीबीआई से एसोसिएटेड है वो पता है क्या है? वेकेंट पोस्ट। बड़ी हरी हंसी आने वाली है आपको, यहाँ पर 1709 पोस्ट है वो खाली पड़ी हुई है, बताओ। वैकेंसी से एग्जीक्यूटिव रैंक की हो, लॉ ऑफिसर्स की रैंक की हो, फिल्ड ही नहीं कर रखी। इतना पेंडेंसी है केस में, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इतनी ज्यादा हाइंड्रेंस में रहती है, इन्वेस्टिगेटिंग कैपेबिलिटी इतनी खराब रहती है। 1709 तो मैंने आपको बताया अभी। तो लॉ एंड जस्टिस रिपोर्ट में आई है ये बात, मैं नहीं कह रही हुई, ये विजन आईएएस की करंट अफेयर्स की मैगजीन भी नहीं कह रही है। ये बेसिकली ये हुआ कब है, ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने बताया इस रिपोर्ट के अंदर। सेकेंड चीज है ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम। जो डिटेल्स दर्ज कराए जाते हैं सीबीआई में उनमें कोई प्रोग्रेस ही नहीं है, आउटकम्स आर नॉट अवेलेबल। विड्रॉल है कंसेंट का, तो कंसिडरिंग प्रोविजन ऑफ डीपीएससी एक्ट, कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, 9 स्टेट ने विड्रॉ कर लिया, जनरल कंसेंट हटा दिया कि हम सीबीआई हमसे जो भी केस में आए हमसे पूछ के बात करेगा, ऐसे ही नहीं एंटर कर देगा। तो देखो कंसर्न। फिर क्रेडिबिलिटी का बड़ा इशू है, हमेशा सीबीआई कोसी जाती है अपने मिसमैनेजमेंट की वजह से, चाहे वो बोफोर्स स्कैंडल का केस हो, चाहे वो हवाला स्कैंडल हो। क्रेडिबिलिटी नहीं है इनकी, कहते कुछ है करते ही नहीं है कुछ वो। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स,
कोई भी अगर इंक्वायरी कंडक्ट करनी हो, इन्वेस्टिगेशन करनी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो जनरल सेक्रेटरी, आपके जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, उनको अप्रूवल चाहिए। हाई लेवल के ब्यूरोक्रेसी पे आप करप्शन को कॉम्बैट वैसे ही नहीं कर सकते। जब सेंट्रल गवर्नमेंट से ही ले लोगे तो भैया फिर कहाँ कुछ कर पाओगे। फंडिंग का क्राइसिस है, ट्रेनिंग नहीं है, पर्सनल ट्रेनिंग की प्रॉब्लम है, इक्विपमेंट अदर सपोर्ट स्ट्रक्चर्स नहीं है, ऑटोनॉमी की प्रॉब्लम है, सीबीआई ऑपरेट करता है अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। तो वे अहेड में क्या कहा जा रहा है, वे अहेड में कहा जा रहा है कि रिकमेंडेशंस ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस, जो डायरेक्टर है सीबीआई का, वो प्रोग्रेस को मेंटेन करे, मॉनिटर करे, तब जाके क्वार्टरली बेसिस पे वैकेंसीज को फिल आउट करे, एक केस मैनेजमेंट को सिस्टम को मेंटेन करे, सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाए, नया लॉ इनेक्ट करे, डिफाइन करे स्टेटस, फंक्शन एंड पावर ऑफ सीबीआई, जो भी परसेंटेज है ऑफिसर्स के इंडक्टेड थ्रू डेप्यूटेशन एट लेवल ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, पब्लिक केस पब्लिश करे, स्टैटिस्टिक्स के केस एनुअल रिपोर्ट्स को देखे, वेबसाइट्स पे लगाए। तो स्टेट का जो कंसेंट क्लॉज है शुड बी रिमूव्ड ओनली इन सच केसेस दैट आर कंसिडर्ड टू बी थ्रेटेड। ऐसा कोई भी केस ना हो, ऐसा कोई भी कंसेंट ना दिया जाए जिससे नेशन की सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी पर असर पड़े। ये सारी की सारी चीजें वे फॉरवर्ड में कही गई हैं कि करने की जरूरत है। अब हम सीधा चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फ्रांस के बारे में। देखो रिसेंटली क्या हुआ, फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने फॉर्मली एक्सेप्ट करा रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड उन्होंने पूछा कि वो एक केयर टेकर की तरह रहेंगे जब तक कि नेक्स्ट गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती है। देखो ये एक बहुत बड़ा बात हुई है। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं याद आता आपको फ्रांस का नाम सुनते ही, तो फ्रांस ने अपना एक नेशनल डे बनाया, बेस्टिले डे बोलते हैं जिसको, 14 जुलाई को। 14 जुलाई 1789 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रांस, क्योंकि वहाँ पे पीपल ऑफ पेरिस ब्रोक द वॉल्स ऑफ बेस्टिले प्रिजन्स और कई सारे इन्होंने कैदियों को बाहर निकाला था और यहीं से फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुई थी। तो हर साल ये यूनिटी ऑफ फ्रेंच पीपल को 1790 से ही हर साल ये मनाया जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और फ्रांस में क्या क्या ऐसी कॉमन बातें हैं, तो सबसे बड़ी कॉमन बात है कि फ्रेंच एक रिपब्लिक है फ्रॉम अ मोनार्की फॉलोइंग द फ्रांस रिवॉल्यूशन, क्योंकि फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ था। इंडिया इंस्पायर्ड है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। टिप्पू सुल्तान रूलर ऑफ मैसूर इन द लेट 18th सेंचुरी, इन्होंने प्लांट किया था ट्री ऑफ लिबर्टी, सेरंगीपट्टनम में इनका कैपिटल है। इनको सिटीजन टिप्पू बोलते थे, याद रखना। बहुत दोस्ती थी टिप्पू सुल्तान जी की। टिप्पू सुल्तान कौन थे, रूलर ऑफ मैसूर, याद रखना, लेट 18th सेंचुरी में। और उसके बाद सिंस देन फ्रांस के बहुत सारे न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूशन आए ओवर द लास्ट 2 सेंचुरीज। करंट वन इज द फिफ्थ रिपब्लिक जो अडॉप्ट किया गया था 958 में। फ्रांस का जो पहला रिपब्लिक था वो 1793 में आया, सेकेंड 1848 में आया, नए नए टाइम से आते गए। दोनों कंट्रीज का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने इनसे लिया है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी आउटलाइंड है फ्रेंच के रिवोल्यूशन में। दोनों कंट्रीज पॉपुलर सोवेनिटी, मतलब इनके सिटीजन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को एंजॉय करते हैं कि आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड एंड जेंडर एंड डिस्क्रिमिनेशन के, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट नहीं होगा। दोनों कंट्रीज बाई कैमरल पार्लियामेंट है, जैसे हमारा लोकसभा राज्यसभा है, वहां पर भी बाई कैमरल पार्लियामेंट है। कैसे है बताती हूँ। फ्रांस में मेंबर ऑफ लोअर हाउस है नेशनल असेंबली, उसको डायरेक्ट यूनिवर्सल सफरेज फॉर 5 years किया जाता है। मेंबर ऑफ अपर हाउस जो सीनेट कहते हैं, इनडायरेक्ट होती है। प्रोविजन दोनों कंट्रीज में है इमरजेंसीज का, ये आ सकता है क्वेश्चन आपके पास भी। कंट्रास्ट कहाँ कहाँ है हमारा वो भी लिखा हुआ है। हमारा जो सोवेनिटी को एक्सप्रेस करने का तरीका है वो हम रिप्रेजेंटेटिव लोग करते हैं, हाँ, इनका थोड़ा रेफरेंडम वाला मामला आ जाता है। इनका जो प्रेसिडेंट है हमारा तो 5 साल होता है, इनका 5 साल होता है, बट डायरेक्ट यूनिवर्सल सफरेज हमारा इनडायरेक्ट होता है। आपको पता है हमारा कोई लिमिट नहीं होती है द नंबर ऑफ टर्म्स, इनके यहाँ ये है कि नो वन कैरी मोर देन 2 consecutive टर्म्स नहीं कर सकते, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा लिमिट शिमिट नहीं है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यहाँ हमारा पार्लियामेंट्री, इनका सेमी प्रेसिडेंशियल है, ठीक है, ध्यान रखना। प्राइम मिनिस्टर हमारा हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, इनका प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को। समझ रहे हो, वैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। यहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को और जितने भी मेंबर होते हैं गवर्नमेंट के।
फिर वो कॉम्पिटेंसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर मेंबर्स की नॉट फिक्स, यहाँ पे फिक्स नहीं की जाती है। यहाँ फ्रीली प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट दोनों देखते हैं कि किसको क्या देना है, तो अलग है थोड़ा मामला। जस्टिस सिस्टम इनकी कंट्री में इंटीग्रेट, हमारी कंट्री में इंटीग्रेटेड है, इनकी कंट्री में दो डिस्टिंक्ट पार्ट में डिवाइडेड है। लीगल जुरिडिक्शन अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन अलग है। इन्वॉल्वमेंट सिविल सोसाइटी हमारा कोई सीन नहीं है। इनके साथ क्या है, इन्होंने इकोनॉमिक सोशल इन्वायरमेंटल काउंसिल बनाई है ताकि सिविल और सोसाइटी को गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पॉलिसीज के साथ कनेक्ट करके काम किया जाए। एक अच्छा काम भी है, तो इनकी कंट्री में है। अब हम चलते हैं जी, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस हुए हैं नेपाल में, क्या रिजल्ट था? चौथी बारी फिर से कोलिशन गवर्नमेंट बनी, श्री केपी शर्मा ओली जी ने चौथी बार नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अब देखो यहाँ पर आपको पता ही है, पहले मोनार्की होती थी, एबॉलिश हुई 2008 में। नेपाल में 14 गवर्नमेंट है, इंस्टेबिलिटी बहुत रही है, बहुत रही है। अनलाइक क्वासी फेडरल रिपब्लिक ऑफ इंडिया, नेपाल का 2015 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे सिमिलर फीचर्स हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलैरिटी देखते हैं हम, भारत और नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलैरिटी क्या है। तो सबसे पहली बात, हम दोनों ही कंट्री सेक्युलर है, हम दोनों ही कंट्री रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना जानते हैं और इम्पोर्टेंट समझते हैं। फंडामेंटल राइट हम दोनों की कंट्री में है, बाइकेमरल पार्लियामेंट हम दोनों की कंट्री में है। हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट सेरेमोनियल हेड होता है, उनकी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट। सॉरी, हम दोनों की कंट्री में ही होता है प्रेसिडेंट सेरेमोनियल हेड और प्राइम मिनिस्टर रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दोनों कंट्रीज में ऐसा ही है। एफर्मेटिव एक्शन हम लेते हैं मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए, जो भी मार्जिनलाइज थे हम सोचते हैं उनको भी कम्युनिटी के अंदर ही लाया जाए। हर एडल्ट को राइट है, वो राइट टू वोट दे सकता है, तो हमारे बहुत सिमिलैरिटी है। लेकिन 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 कुछ दिक्कतें तो हैं। दिक्कत क्या है? रीजंस फॉर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन नेपाल। सबसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का रीजन क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम। बहुत सारी जो पार्टीज हैं, क्योंकि डिफरेंट एथनिक और रीजनल और आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं, कोई सिंगल पार्टी को सिंगल मेजॉरिटी मिल ही नहीं पाती, तभी तो कोलिशन गवर्नमेंट है इतने सालों से। फिर इलेक्टोरल सिस्टम बहुत मिक्स है, लाइक इंडिया विच फॉलोस एफपीटीपी, ये करते हैं एफपीटीपी एंड पीआर एक साथ यूज। मतलब नेपाल फॉलोज बोथ एफपीटीपी एंड पीआर। हम क्या करते हैं, अपना एफपीटीपी इलेक्शन फॉर मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए हम एफपीटीपी करते हैं, पीआर हमने वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट और दूसरे की चीजों के लिए कर रखा है। तो पीआर देखो, नॉट ओनली इंश्योर ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन इंक्लूसिबिलिटी, बल्कि ये प्रोलिफरेशन स्मॉलर स्टेट्स को भी कंट्रीब्यूट करने में मदद करता है। लेकिन इससे इंस्टेबिलिटी आ गई, तो समटाइम इट बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। अगर से मान लो साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फिक्स है, तो क्या करोगे? ये एक प्रॉब्लम है। तो आप मुझे आंसर, मेंस का आंसर लिखो, एफपीटीपी और पीआर सिस्टम में क्या डिफरेंस है। क्लास 11th की किताब में भी चैप्टर 3 में दिया हुआ है पॉलिटिकल साइंस की, वहां से भी डिफरेंस यू कैन क्लिक आउट, वो आप लिखो अपनी भाषा में लिखकर कमेंट सेक्शन में दो, हम आपको जवाब देंगे, फीडबैक देंगे। अब हम सीधा चलते हैं गाइस हमारे शॉर्ट्स की तरफ। शॉर्ट्स भी 10 ही हैं, कवर हो जाएंगे। देखो, सबसे पहला शॉर्ट है कैबिनेट कमेटीज के बारे में। यूनियन गवर्नमेंट ने 8 कमेटीज को कॉन्स्टिट्यूट करा है। कैबिनेट कमेटीज क्या होती हैं, क्या काम है? देखो, कैबिनेट कमेटीज आती हैं अंडर द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961। कैबिनेट ना कुछ कमेटी बनाता है स्पेसिफिक एरिया में, ताकि उनका डिसीजन लेने का ना आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट, अकोमोडेशन, इकोनॉमिक अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, सिक्योरिटी वगैरह के लिए बनाते हैं। अलग अलग बनाए हैं हमने। और देखो इसमें ना वैसे पॉलिटिकल अफेयर कमेटी इकोनॉमी के सारा प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, और पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी को होम मिनिस्टर चेयर करते हैं, ताकि हमारे को डिसीजन लेने में आसानी हो, इसलिए बनाई जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, सीजीआई ने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को इंडिया की डाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़रूरी बताया। हु इज आवर प्रेजेंट सीजीआई? प्लीज कमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब क्या होता है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसको पूरे नॉर्म्स और मोरालिटी से करो, उसकी स्पिरिट को ख़त्म मत कर दो ऐसी बातें करके, लिटरल इंटरप्रिटेशंस गलत निकाल के।
मतलब कहने का कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का सीधा मतलब है कि उसके साथ सोवेनिटी, सोशल जस्टिस प्लस इक्वालिटी जुड़ जाता है। काम आपके इसी प्रिंसिपल्स पे चलने चाहिए। कह रहा ब्रिटिश का हिस्टोरियन था जॉर्ज ग्रोटे, उसने पहली बारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जैसी टर्म को कॉइन किया था और उसने बिल्कुल बोला था कि भैया बैलेंस होना चाहिए फ्रीडम एंड रिस्ट्रेंट्स का बीच में। तो अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट ताकि पीसफुल वर्किंग डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की हो पाए, एक स्ट्रॉन्ग नेक्सस लग पाए। ठीक है, इसलिए करा गया था। देयरफॉर ही फेवर्ड प्रिस्क्राइबिंग फॉर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की तरफ चलते हैं रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि राइट्स अगेंस्ट आर्बिट्री यूज ऑफ स्टेट पावर। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब है कि सिटीजन्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द नेशन, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। जुडिशल जो रिव्यू है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एक्शंस का, वो आपको अलग अलग करके देखना है आर्टिकल 50 में। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से रिलेटेड भी कुछ बहुत काम करे हैं, बड़े सारी जजमेंट दी है। कह रहा कृष्णमूर्ति केस 2015 का याद है, कोर्ट ने साफ बोला था गुड गवर्नेंस चाहते हो, मैनेजमेंट चाहते हो अपनी गवर्नमेंट का अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को फॉलो करो। केस पुट्टा स्वामी का जब 2018 में केस आया, तो भी कोर्ट ने बोला कि कोर्ट reiterated its duty to uphold constitutional morality by nullifying any law or executive actions। फिर नवतेज सिंह जौहर का केस था, यहाँ पर कोर्ट ने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बहुत जरूरी है, सोसाइटल मोरालिटी से भी ज्यादा, इसीलिए सेक्शन 377 को स्ट्राइक डाउन किया गया था, याद है। तो वो एक ये वाला केस था। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम अपने सेकंड शॉर्ट वाले आर्टिकल पे, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नीति आयोग। जो टर्म ऑफ द आयोग है ना, बारिंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, को टर्मिनस है विद द टर्म ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, रिकॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्यू सिंस द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट। अब देखो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, आपको पता है थिंक टैंक बॉडी है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके 2015 में 1 जनवरी को बनाई गई थी। चेयरपर्सन इसके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, इसमें प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, स्टेट एंड यूटीज के चीफ मिनिस्टर्स बैठते हैं, है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठते हैं, एक्स ऑफिशियो वाइस चेयरपर्सन ये सब बैठते हैं, फुल टर्म मेंबर्स नीति आयोग के इनवाइटी, स्पेशल इनवाइटी सब बैठते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में 4 यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नॉमिनेट जो प्राइम मिनिस्टर करता है वो होते हैं। स्पेशल इनवाइटी को भी पीएम ही बुलाते हैं। रीजनल काउंसिल है, स्पेसिफिक इश्यूज को डील करने के लिए करते हैं। सीईओ भी होता है यहाँ पर, याद रखो। रैंक ऑफ सेक्रेटरी का होना 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 जरूरी होता है, सेक्रेटरी रैंक का हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करता हो, फिक्स्ड टेन्योर होता है इसका यहाँ पर भी। तो इन काम करता है, एडॉप्शन मॉनिटरिंग करना है एसडीजीज की, कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे काम करना है, सारे काम। अब नीति आयोग का इंडिया के डेवलपमेंट एजेंडा में काम क्या है, तो सबसे पहला काम है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी जो टीम इंडिया है इन्वॉल्विंग ऑल स्टेट टू वर्क टुवर्ड्स नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा, कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पे काम करने वाली हो, रीजनल एंड सेक्टर वाइज इंटरवेंशन हो, ये सारा का सारा काम करवाया जाता है। अब हम चलते हैं आर्टिकल 341 की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट करा कि स्टेट कांट ऑल्टर द शेड्यूल कास्ट लिस्ट पब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 341। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जो राज्य है वो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट को पब्लिश नहीं कर सकता जो अंडर आर्टिकल 341 है। कोर्ट ने साफ तरीके से बिहार गवर्नमेंट को झाड़ लगाई, स्ट्रक डाउन बिहार गवर्नमेंट टू रिजॉल्व टू डिस्प्यूट, जो भी मर्ज कर रहा है ना अपने इकोनॉमिकली बैकवर्ड कार, ऐसी लिस्ट में लगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि आर्टिकल 341 क्या कहता है, बहुत सारे आर्टिकल्स कराए हैं मैंने आपको, प्लीज गो थ्रू, उसको छाप लो कहीं याद रहे ताकि आपको। तो प्रेसिडेंट कैन ऑफिशियली designate certain groups as scheduled caste for specific states. For state this is done after consulting the designation, और पार्लियामेंट के साथ मदद करके पूछोगे तब जाके, वरना प्रेसिडेंट ही होता है ऑफिशियली, वही डेजिग्नेट कर सकता है किसी सर्टेन ग्रुप को, एससी या एसटी। स्टेट अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर देगा, स्टेट को करना भी है तो पहले वो गवर्नर के पास जाए, गवर्नर के पास भी जाने के पास ये नहीं होगा कि हो गया काम, फिर वो पूरा इंटायर का सब कुछ देखा जाएगा, फिर पार्लियामेंट लॉ निकालेगी तब होगा, ऐसे थोड़ा ना आप किसी को भी बुला लोगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
प्रेसिडेंट रिटर्न्स बिल पास बाय पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली। पंजाब यूनिवर्सिटी का लॉ था, प्रेसिडेंट असेंट ले आई नहीं। बिल प्रपोज करना चाहता था कि हम गवर्नर को चीफ मिनिस्टर से रिप्लेस करना चाहते हैं एज अ चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो ये मामला था, समझ आया। मामला क्या था कि पंजाब में चाहते हैं ये गवर्नर को रिप्लेस करना विद द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, एज वो भी चांसलर भी होते हैं, आपको पता ही है स्टेट यूनिवर्सिटी के। अब रिजर्वेशन स्टेट बिल का प्रेसिडेंट कंसिडरेशन में जब गया तो क्या क्या मामला होता है, देखो। आर्टिकल 200 कहता है कि गवर्नर के पास बिल जब आएगा स्टेट लेजिस्लेचर का, पास होकर आता ही है, गवर्नर चाहे उसको रिजर्व कर दे, वो उसकी मर्जी है भाई। इनेक्टमेंट होगा तो डिपेंड करता है प्रेसिडेंट ने असेंट देना है, रिफ्यूज करना है, प्रेसिडेंट गवर्नर का इसमें भी कोई रोल नहीं है। अगर प्रेसिडेंट डायरेक्ट कर दे गवर्नर को कि भाई रिटर्न करो बिल फॉर रिकंसिडरेशन, स्टेट लेजिस्लेचर शेल रिकंसिडर इट विद इन 6 months एंड प्रेसिडेंट प्रेजेंट इट अगेन टू प्रेसिडेंट। हाउ इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी नहीं है कि उस पर साइन करे। अदर पावर्स जो गवर्नर की स्टेट बिल्स क्या होता है, देखो, अगर कोई एक बिल सेट लेजिस्लेटिव में पास हो गया है, इट इज प्रेजेंटेड टू गवर्नर। 4 ऑप्शन है गवर्नर के पास, अब बिल आ गया है उसके पास तो, या तो वो कहते चलो जी ठीक है बिल से लॉ बना रहा, असेंट ग्रांट कर दे, या कहते नहीं रिजेक्ट कर दे बिल को, या रिकंसिडरेशन के लिए भेजे, दोबारा चेक करो, अभी अभी समझ नहीं आ रहा मुझे, या प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन में। 4 चॉइस होती है गवर्नर के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई जजमेंट दिए हैं गवर्नर के लेजिस्लेटिव पावर पर, चाहे वो पंजाब का केस हो, चाहे वो शमशेर सिंह का केस हो, इन सभी केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है इनके बारे में। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑन मिनरल टैक्सेशन क्या होता है, उस पे चलते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है ना, उसने बोला कि स्टेट के पास पूरी पावर है कि वो टैक्सेस को लिवाई करे ऑन मिनरल राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट इन्हें 8:1 रूलिंग बोला कि जो पावर है लेजिस्लेचर की टैक्स माइनिंग लैंड इज नॉट लिमिटेड टू पार्लियामेंट, उसमें जजमेंट होगी, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस चेक करने के बाद बनाया जाएगा। ऐसे नहीं बनाया जाता, पावर ऑफ टैक्स मिनरल राइट दे दिए, पार्लियामेंट उसको यूज नहीं कर सकता अपनी रेस्टिट्यूटरी पावर में। पार्लियामेंट लिमिटेशन लगा सकता है, स्पेशल प्रोविजंस देख सकता है, और पूरी टैक्स अथॉरिटी से पूरा रेगुलेटरी पूरा चेक करने के बाद बनेगा मामला। जो लैंड है, क्योंकि एंट्री 49 लिस्ट 2 में आता है, तो वो सारा कुछ चेक करने के बाद माइनिंग सेक्टर, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहाँ लाइसेंस देना है, कहाँ नहीं देना है, कितने लीज पे देना है, क्या करना है। MMRDAS एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्टन मिनरल्स को तो उसने लिस्ट से ही हटा दिया, लिथियम बेरिलियम थेरियम को हटा रखा है। ऑक्शन वगैरह होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली इस पे माइन लीज पे करने के लिए चेक करती है, क्योंकि दीज आर रिलेटेड टू क्रिटिकल मिनरल जो ऐसे नहीं पाए जाते हैं, तो इसके लिए उतनी ही चेतनता, कॉन्शियसनेस की जरूरत है। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू योर फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स। सुप्रीम कोर्ट ने जी ओवरटर्न कर दिया अपना डिसीजन ऑफ असम फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स और डिक्लेयर करा रेसिडेंट ऑफ स्टेट एज यूनियन सिटीजन। अब फॉरेनर ट्राइब्यूनल होते क्या है, देखो, क्वाशी जुडिशियल बॉडी है, फॉरेनर ट्राइब्यूनल ऑर्डर के अंदर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। जितने ओनली फॉरेनर जो ट्राइब्यूनल है उन्हीं के पास पावर होती है डिक्लेयर करने की किसी व्यक्ति को फॉरेनर। तो उन्होंने एक्सक्लूड करा हुआ है फ्रॉम एनआरसी एंड असम, डज नॉट ऑटोमेटिकली क्लासीफाई पर्सन एज अ फॉरेनर। इसके पास सिविल कोर्ट वाली पावर होती है अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने असिस्ट करा है, असर्ट करा है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को कि वो रिकॉन्स्टिट्यूट करे बेंच और फ्रेम करे रेगुलेशंस को। CIC क्या है, स्टेचुटरी बॉडी है। कैसी बॉडी है, स्टेचुटरी बॉडी है, किसी एक्ट के तहत बनी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। क्या करती है ये, ग्रेटर एक्सेस देती है इंफॉर्मेशन टू इंडियन सिटीजन, ताकि रिसीव हो पाए, इंक्वायर हो पाए, कंप्लेंट्स वगैरह। इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, PM होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, यूनियन कैबिनेट के लोग होते हैं, वो बैठते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर्स के बारे में याद रखना कि कॉमन सर्विस व्हीकल्स को बनाया, इसीलिए देखो हर 15 ईयर्स का इन्होंने स्टैब्लिशमेंट सेलिब्रेट करा है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ IT बैठती है, सेंट्रलाइज एक प्लेटफॉर्म होता है, इसमें 3 पिलर्स होते हैं, जैसे इसमें नेशनल E-गवर्नेंस प्लान है ना, ये सारे के सारे पैन इंडिया नेटवर्क को ताकि तैयार कर सकते, सारी डाइवर्सिटी को एक साथ लाने के लिए, बैंकिंग इंश्योरेंस सर्विसेज सबको देने के लिए, ताकि सभी का डिजिटली सब लोग सब कुछ यूज़ कर पाएँ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ पाए, सपोर्ट बढ़ पाए, E-कॉमर्स इंटीग्रेशन हो पाए। तो CSC 2.0 स्कीम जो है वो 2015 में लॉन्च की गई थी, ताकि ग्राम पंचायत तक कंट्री के एक एक बंदे को सर्विस डिलीवरी सही ढंग से दी जा सके। नेक्स्ट टॉपिक इज संपूर्णता अभियान।
नीति आयोग ने लॉन्च किया। 3 मंथ का कैंपेन था ताकि 6 एरियाज में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो सेचुरेशन अचीव कर पाए और 6 इंडिकेटर्स देना। इसमें क्या करता जाता है, सॉइल हेल्थ कार्ड कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं डिस्ट्रिक्ट में, स्कूल्स की परसेंटेज कितनी है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी जल पा रही है, कितने बच्चे फुली इम्यूनाइज्ड हुए हैं, डायबिटीज़ का हाइपरटेंशन का कितना है, सारा कुछ संपूर्णता अभियान में चेक किया जाता है। तो सारा का सारा ना इसमें दिया हुआ है यहाँ मामला। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में आया, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम 2023 में आया। 112 डिस्ट्रिक्ट कवर करता है, ये 500 ब्लॉक्स कवर करता है। इसके 5 थीम है, हेल्थ, न्यूट्रिशन, ये एग्रीकल्चर एंड ऑल। इसका हेल्थ, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट पे भी ध्यान रखना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना, तो इसलिए थोड़ी ये डिफरेंट है। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर मैगजीन आपका पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस। ठीक है, पॉलिटिकल गवर्नेंस करने के बाद डायरेक्टली कम टू द एमसीक्यू पार्ट, वो भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है गाइस। अब यहाँ पे ना देखो, मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, मैंने आंसर्स भी मार्क कराए, ठीक है, आंसर्स भी हैं इसके अंदर, आप बिल्कुल देख पाओगे आंसर्स, लेकिन पहले खुद से अटेम्प्ट करना। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू आंध्रा, विकसित भारत से रिलेटेड क्वेश्चन है। विकसित भारत संकल्प से रिलेटेड भी क्वेश्चन डाला है। पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन डाला हुआ है। पंचायत का ये वाला भी एक डाला हुआ है कि देख लो एक बार, आप ना इसको पॉज कर करके देखना, ठीक है। इसके मैंने ऑप्शंस नहीं डाले हैं, बट आप इसमें से चेक करके अपना ऑप्शन बता देना। वन, या इसका ऑप्शन ऐसे ले लो यार, ए ऑप्शन है 1 ऑनली, बी ऑप्शन है 2 ऑनली, सी ऑप्शन है बोथ 1 and 2, डी इज नन। ठीक है, इसका ऑप्शन मैंने डालना भूल गई, आप डालना। क्वेश्चन 6 सीबीआई रिलेटेड है, 7th इज दिस, 8th इज रिलेटेड टू फ्रेंच रिवोल्यूशन, 9th इज रिलेटेड टू योर कैबिनेट कमिटीज। ठीक है, ये देखो दोनों स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट देखने के बाद ये पॉइंटर्स दे रखे हैं, नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड दीज आर योर आंसर्स, यू कैन चेक योर आंसर्स एज वेल। ये देख लेना, ये देखो आंसर 1 है, आंसर 2 है। जो आंसर्स इजी थे वो मैंने नहीं दिए हैं, ज़्यादातर दे भी रखे हैं। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हैं, आप इसको चेक करना, वीडियो पॉज करके देख लेना, पढ़ लेना एक बारी। ठीक है, और अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको दे दूँगी इसका डॉक्यूमेंट भी पूरा। सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट योर विजन का पहला पार्ट। सो सेलिब्रेट इट, आपकी विजन की मैगजीन आ गई है। और अब हम डेली टॉपिक्स करेंगे, कल हम आईआर का टॉपिक करेंगे। तो सो सी यू टुमारो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला, हैव अ नाइस डे टू ऑल।